नया साल आपके लिए तोहफा लेकर आए। आप इस नए साल में कामयाबी हासिल करें। मैं आदि क्लासेज की ओर से डॉक्टर सुधीर कुमार राय नागपुरी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। यह क्लास आपके लिए है और आप झारखंड के बच्चे हैं। झारखंड सरकार ने एक तोहफा दी है आपको। नागपुरी के माध्यम से परीक्षा की तैयारी पूरी करें और परीक्षा में सफलता की गारंटी अर्जित करें। हर परीक्षा में सफलता की गारंटी संभव नहीं होता। लाखों लोग परीक्षा लिखेंगे, उसमें आप कहां हैं, यही अंकन आपको और मुझे करना है। आपका अंकन इस आधार पर होगा कि आप समर्पित हैं, आप जुझारू हैं, आप मेहनती हैं, आप किसी भी चीज के लिए चुनौती लेते हैं। अगर आप में चुनौती नहीं हो, अगर आप में जुझारूपन नहीं हो, अगर आप में संकल्प लेने की शक्ति नहीं हो, तो बंधो, यह स्टूडेंट्स धर्म नहीं है, यह आज समय की मांग नहीं है। हमें और आपको तो जूझना ही पड़ेगा। हम जितना जूझेंगे, जितना संघर्ष करेंगे, सफलता वहीं आएगी। सफलता तो बूंद बूंद से आती है। यह मधु का वह बूंद है जो रोज मधुमक्खी फूलों से पराग लेके आती है और अपने छत्ते पे उंडेलते 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 मधु के 2-4 बूंद संग्रह करती है। तो यह क्लास भी आपके लिए मधु के बूंद की तरह है कि आप उसमें मेहनत करते 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 संकल्प लें। और यह मेहनत तब तक होता रहेगा कि जब तक परीक्षा ना हो। इसलिए नागपुरी तो आज नौकरी देने के लिए जाने जाती है। आप झारखंड के किसी भी कोने में बैठे हैं, नागपुरी आपके घर तक पहुंच रही है, नागपुरी आप तक पहुंच रही है। नागपुरी सरकारी नौकरी लेने के लिए माध्यम बन चुकी है। यहां तक कि एपीपी वाला एग्जामिनेशन में भी नागपुरी शामिल हो चुके। मतलब जो पहले शिक्षक के लिए था, जेटेट के लिए था, पहले सिपाही की परीक्षा के लिए था, दारोगा परीक्षा के लिए था, शिक्षक परीक्षा के लिए था, साथ में लोक सेवा आयोग के लिए था। अब इस सारी परीक्षाओं से होते 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 आपके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में भी शामिल है। आपने देखा होगा, आपका अनुभव होगा, जो पुराने लोग हैं, कि आपने राजस्व कर्मचारी की परीक्षा दी, आपने पंचायत सचिव की परीक्षा दी, तो आप पहले से ही परीक्षा देते रहे हैं और नागपुरी के बारे में ज्ञान अर्जित करते रहे हैं। लेकिन आज सरकार ने जो नया संकल्प लिया, नई चुनौती दी है, सरकार ने नई सुविधा दी है, कहूं मैं आपको। सरकार ने यह बात सामने रखी है कि आप परीक्षा में नागपुरी लेके सामने आइए। नागपुरी ही नहीं बल्कि झारखंड की कोई भी लैंग्वेज को लेके सामने आइए। आप कहेंगे कि भाई नागपुरी को इतना फायदा क्यों, खोरठा को इतना फायदा क्यों, मुंडारी संथाली हो खड़िया को क्यों नहीं, हम हिंदी अंग्रेजी वाले को क्यों वंचित किया जा रहा है। सबको मौका देती है। के बाद यह मौका लगा है। नागपुरी तो यहाँ की संपर्क भाषा रही है। आप जानते हैं, नागपुरी झारखंड की भाषा रही है, राजभाषा रही है, संपर्क भाषा रही है और आज द्वितीय राजभाषा है। और आज इसमें सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। तो हम और आप उसी फील्ड में काम करते हैं कि जिससे सफलता अर्जित किया जाए। आप क्या करते हैं? आप विषय की तैयारी करते हैं, विषय को लेकर आप आगे बढ़ते हैं। कठिनाई बिंदु से गुजरती है। कोई भी परीक्षा सरल नहीं है, कोई भी परीक्षा सरल नहीं है, कोई भी अंतदायी है। जब मैथमेटिक्स अब समय की मांग हो गई है कि शुरू में जब मेहनत किया जाता है तो लाभ ही लाभ मिलता है और यही लाभ के माध्यम से हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। नागपुरी में अभी तक मेरी जानकारी में 3000 से अधिक लोगों ने सरकारी नौकरी पे
अपना हक जमा लिया, नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया कि जब लोग नागपुरी बोलने से लिखने से हिचकते थे। तो आज आप और हम उस माध्यम से आगे जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो स्थिति यह बनी हुई है कि हम और आप आगे बढ़ेंगे। तो बढ़ने के लिए सचिवालय की परीक्षा में, सीजीएल की परीक्षा में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नागपुरी भाषा और साहित्य है। आप क्या जानेंगे इसमें कहाँ कहाँ कमजोरी होगी, यह बताने के लिए है कि इसका सिलेबस क्या है। जब आप पाठ्यक्रम देखते हैं तो लगता है कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब पाठ्यक्रम की बारीकियों को समझने के प्रयास करते हैं तब लगता है कि यह तो बहुत कठिन है। तो यह कठिनाई कहाँ से आती है? यह कठिनाई हर भाषा के लिए उतनी ही कठिनाई है जो अन्य भाषा के साथ होती है। भाषा का संबंध तो भाषा विज्ञान के साथ है। यह भाषा विज्ञान का जो विषय होता है आपका और हमारा, हर भाषा के साथ यह भाषा विज्ञान का संबंध होता है। यह क्या बताता है? यह उत्पत्ति बताता है। इसी को आप उद्भव कह सकते हैं, उद्भव बताता है। आप यह देख सकते हैं कि इसकी जो पारिवारिक वर्गीकरण है वह बताता है कि पारिवारिक वर्गीकरण क्या है। इसको बताएगा पारिवारिक वर्गीकरण। इसका स्रोत कहां से है यह बताएगा। इसकी ध्वनि संबंधी विशेषता क्या है, इसकी शब्द संबंधी विशेषता क्या है, इसकी शब्द संबंधी विशेषता क्या है, इसके वाक्य रचना क्या है, वाक्य रचना क्या है, लिपि संबंधी विशेषता क्या है, और उसके बाद व्याकरणिक इकाई क्या है, व्याकरणिक इकाई क्या है। तो इस आधार पर जब आप और हम इससे जुड़ते हैं पता चलता है कि हम तो इस चीज को जानते हैं। आपने जो व्याकरण पढ़ा है, हिंदी में आपने जो व्याकरण पढ़ा है, संज्ञा, सर्वनाम, आपने पढ़ा है विशेषण, आपने पढ़ा है क्रिया, आपने पढ़ा है कारक, आपने पढ़ा है वचन, आपने पढ़ा है लिंग, आपने पढ़ा है अव्यय। अव्यय अगर आप नहीं समझते हैं तो ये समझिए क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ये देखें, इसके बाद आप क्या देखते हैं? वाच्य, काल, समास वगैरह वगैरह। तो इतने सारे चीज देखते हैं आप। तो यह व्याकरण का पाठ है जो भाषा विज्ञान का एक सेगमेंट आपका कहलाएगा। सिलेबस बनाने वाले ने विषय पर सिलेबस बनाया। तो सिलेबस बनाने वाले ने जिस विषय पर सिलेबस बनाया उस आधार पर यह देखिए कि किस रूप में हमारे बीच आता है। तो यह जिस रूप में हमारे बीच में आता है उसके आधार पर देखिएगा कि तो ऐसी बातें हमारे बीच में आती हैं। तो यह जो सिलेबस आपका यहाँ पर भाषा विज्ञान, लिपि, व्याकरणिक इकाई के बीच में आता है, तो आपके पास यह 20 से लेकर 25 क्वेश्चन करने की क्षमता को डेवलप करता है। तो आप यह देखेंगे कि भाई ये तो व्यवहारिक चीज है जिस पर हम और आप काम करेंगे। यह तो व्याकरण रचनाकारों ने यह काम किया है, हम और आप उसका विश्लेषण करेंगे। हम उस बात को देखेंगे कि कहां नंबर निकाले जा सकते हैं। आप यह समझ लीजिए कि यहाँ पर उत्पत्ति से एक सवाल, पारिवारिक वर्गीकरण से दूसरा सवाल, यहाँ पर स्रोत से तीसरा सवाल, यहाँ पर ध्वनि से चौथा और पांचवा सवाल, शब्द से छठा सवाल, यहाँ से सातवां और आठवां सवाल, यहाँ पर 9 और 10 सवाल। यहाँ से व्याकरणिक इकाई पर अगर हम लोग जाएंगे तो इस इकाई पर लगभग 10 से 15 सवाल, मतलब 25 सवाल यहाँ पर है। इसलिए आप नागपुरी पढ़ेंगे कि इस व्याकरण के स्वरूप को समझते हुए आप 25 में से 25 सवाल बना सकते हैं। इसमें से कोई सवाल छूट जाए ऐसा आसान नहीं है। सारे के सारे सवाल हमारे बीच में संभव है कि हो सकते हैं। यह कहां से आएंगे? आपने कई व्याकरण किताब पढ़ा, कैसे कैसे देखा कि क्या किया, तो उस आधार पर लोगों को यह भ्रांति है कि फिर नागपुरी तो बहुत कठिन है, हम नागपुरी नहीं जानते, हम नागपुरी से वाकिफ नहीं है, नागपुरी की संस्कृति से, उसकी समाज से वाकिफ नहीं है। लेकिन आप गढ़वा में बैठे,
आप पलामू में बैठे, आप साहिबगंज में बैठे हो, आप दुमका में बैठे हो, आप गिरिडीह में बैठे हो, आप कोडरमा में हो, पश्चिमी सिंहभूम में हो, पूर्वी सिंहभूम में हो, सिमडेगा में हो, सारे जगह से लोग नागपुरी पढ़ने के लिए लगे हुए हैं। क्यों? यह भाषा सरल है, सहज है, आत्मीय है। यह झिझक पैदा नहीं करता। इसकी बारीकियां ऐसी नहीं है कि जिसको आप समझ ना सकें। अगर आप संस्कृत जानते हैं तो नागपुरी के नजदीक हैं। अगर आप हिंदी जानते हैं तो नागपुरी के और नजदीक हैं। अगर आप भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका वगैरह जानते हैं फिर भी नागपुरी के नजदीक है, क्योंकि नागपुरी तो उसी के आधार पर विकसित भाषा है कि जो एक ही परिवार की है। अब आप कहेंगे कि मुझे बंगला आता है, उड़िया आता है, तो बंगला उड़िया के भी लोग नागपुरी से सचमुच रूप से जुड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं होती। तो हर भाषा की कठिनाई अपने आधार पर है, लेकिन यहाँ पर तो मैंने कहा कि समर्पण चाहिए, मैंने कहा कि आपको मेहनत करने के तरीके चाहिए, आपको यह जानना चाहिए कि इस आधार पर, इस आधार पर, इस आधार पर आपकी भाषा सोल्व होंगे। तो अगर इस आधार पर सोल्व होंगे तो निश्चित रूप से आपका जो भाषा को विश्लेषण करने की क्षमता है वह रहस्य खोलने लगेगा, और हम और आप इस व्याकरण के यूनिट में 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन बनाने की कोशिश में होंगे। आप कह सकते हैं कि 25 ही क्यों, हो सकता है 20 हो सकता है 23 हो। तो एक अनुमान है, यहाँ पर यह नहीं कहा जाता कि यही क्वेश्चन होंगे, इतने ही होंगे। अनुमान है कि इस आधार पर क्वेश्चन इतने बनेंगे, तो इस आधार बनेंगे तो हम लोग और देख लेंगे। तो स्थिति बनती है कि हमें देखना है, हमें करना है, हमें इस भाषा के साथ दक्षता लेनी है। नागपुरी सिर्फ हमरे लिए भर नहीं बल्कि पूरा दुनिया ले खुल जाए। आज तो विश्वविद्यालय स्तर पर इस भाषा का पढ़ाई होते, आज कर में बाहर का विद्वान, विदेश का विद्वान आज के कर में रिसर्च करत हैं। तो जब उमन पढ़ सके ना तो रोरे काले नहीं। तो यहाँ पर जोश का जरूरत है, जज्बा का जरूरत है, विषय में बारीक रूप में लागे का जरूरत है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर नागपुरी की क्लासेस शुरू होती हैं, और नागपुरी में गलत करने वाले की संख्या बहुत नगण्य होती है। मेरा जो पिछले 35 साल का अनुभव है, उस अनुभव के साथ मैं आपसे जुड़ा हूं। अब मैं चाहता हूं कि आप उस मेरे इस अनुभव का लाभ उठाएं। आज हर विद्यार्थी जो कुछ दिन पहले तक मेरा रहा, आज वह भी शिक्षक बन गया, उसकी एबिलिटी को भी समझता हूं कि वह भी पढ़ा रहा है, ठीक है, पढ़ते हैं, भाषा की जानकारी है। लेकिन हमने तो उस समय काम किया था कि जिस समय भाषा पर कोई काम नहीं करता था। आज हमारे 3000 से अधिक विद्यार्थी जो सफल हुए हैं, उन पर मैं गर्व करता हूं कि उन्होंने उस समय नागपुरी रखा जिस समय लोग मना करते थे। आज तो मना नहीं किया जा रहा, बल्कि सरकार ऑफर कर रही है, सरकार बता रही है कि आइए नागपुरी रखिए। और झारखंड सरकार तो आपको गिफ्ट दे रही है कि नौकरी का वर्ष आ गया है, मार्च तक का वर्ष है। अगर एक कोविड प्रोटोकॉल नहीं होता तो मार्च तक में बहुत सारी खाना पूर्ति हो जाती, बहुत सारी जरूरत की चीजें पूरी हो जाती। तो जो भी हो, व्याकरण के आधार पर हम आपका 35 सवाल या 30 सवाल हम लोग बनाने के कगार पर हैं कि 30 सवाल आपका बनेगा। हम लोग ये समझ सकते हैं कि 33 सवाल आप सोल्व कर सकते हैं, या 25 से 30 सवाल आपका और हमारा बन सकता है। तो यह व्याकरण का सिलेबस था जो भाषा विज्ञान से रिलेटेड है। भाषा विज्ञान का ही एक पार्ट व्याकरण होता है, जिसके आधार पर हम और आप इसको सॉल्व करने के लिए लगे हुए रहते हैं। तो हम यहाँ पर यह कि हम इसको क्या करें, कैसे करें। तो भाषा का वर्गीकरण कहाँ से शुरू होता है? महादेश से शुरू होता है। और यह महादेश कहाँ से शुरू होता है? एशिया और यूरोप को एक महादेश मानकर भाषा का वर्गीकरण किया गया है, जिसको भारोपीय भाषा परिवार कहा जाता है। इसी भारोपीय भाषा परिवार से नागपुरी जुड़ती है, हिंदी जुड़ती है, अन्य भाषाएं जुड़ती हैं, और इसी भारोपीय भाषा परिवार का धीरे 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 विकास होता चलता है। तो यह जो विकास की समस्याएं हैं, परंपराएं हैं, ये सभी को लाभान्वित करती हैं कि जैसे जैसे इसमें विश्वविद्यालय स्तर पर रिसर्च खुलते गया, लाभ समाज को मिलते गया। आज आप शिक्षक की भूमिका में हो सकते हैं, आज प्रशासक की भूमिका में हो सकते हैं, आप सचिवालय के लिए आज आ रहे हैं तो प्रशासक की भूमिका में हो सकते हैं, आप ऑफिस टेकल कर सकते हैं, भाषा की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और नागपुरी तो एक समय ऐसा होगा कि पूरे
झारखंड में जो पहले राजभाषा के रूप में थी, संपूर्ण भाषा के रूप में थी, आज पूरे झारखंड में फिर से दोबारा छा जाएगी। तो बंधु, यहां पर डर नहीं है, यहां पर चुनौती है। आप क्यों नहीं कर सकेंगे, इस बात की गारंटी आपको लेना है कि क्यों नहीं कर सकेंगे। आपने देखा कि नौकरी लेने के लिए हमें अंग्रेजी पढ़ाया गया, हमें किसी ने कहा कि फ्रेंच पढ़ लो, किसी ने कहा चाइना पढ़ लो, किसी ने कहा जर्मन भाषा पढ़ लो। हर भाषा को समझ अगर हम विकसित करते हैं तो हमारा और आपका काम आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर तो नागपुरी जैसी भाषाएं झारखंड में नौकरी करने के लिए वरदान बन के आ रही हैं। अब देखिएगा कि अगर 8 से 10,000 फॉर्म आता है तो लगभग 2 लाख विद्यार्थी नागपुरी रखेंगे। पढ़ने वाले की संख्या कितनी होगी? जो लोग नागपुरी बोलते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, उनको लगता है कि हमने इस पे कमांड कर लिया। लेकिन यह रिसर्च तो रोज चलते रहता है, और जब ये रिसर्च रोज चलते रहता है तो भाषा की दुविधा तो बढ़ते रहती है। बारीक से बारीक चीज आएगा। जैसे अभी भाषा विज्ञान की बात आई, तो भाषा विज्ञान में क्या आता है? ऐतिहासिक भाषा विज्ञान आता है, जो उत्पत्ति बताएगा। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान यह आपको किसी न किसी रूप में तो पढ़ना ही है। उसके बाद आप क्या पढ़ते हैं? ध्वनि विज्ञान पढ़ते हैं। यही ध्वनि विज्ञान आप भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, ध्वनि संबंधी विशेषता। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या? पद विज्ञान या शब्द विज्ञान। हम पद विज्ञान कहें इसको, व्याकरण की भाषा में पद विज्ञान कहा जाता, लेकिन सामान्य भाषा में इसको शब्द विज्ञान कहा जाएगा। तो यहाँ पर शब्द विज्ञान हमें पढ़ना है या पद विज्ञान पढ़ना है। यहां पर उसके बाद क्या पढ़ना है? अर्थ विज्ञान पढ़ना है। नहीं, यहां पर आपको वाक्य विज्ञान पढ़ना पड़ेगा पहले, तब अर्थ विज्ञान आएगा। यहां पर हम वाक्य विज्ञान पढ़ेंगे। फिर हम यहां पर क्या पढ़ेंगे? अर्थ विज्ञान पढ़ेंगे, शैली पढ़ेंगे, फिर लिपि पढ़ेंगे। लिपि मतलब स्क्रिप्ट। तो इतना सा जब पढ़ेंगे तो इसी के साथ व्याकरण इंक्लूड हो जाता है, और यह व्याकरण इंक्लूड होता है तो इस व्याकरण और इसको मिला के हमने कहा कि 20 से 25 सवाल कम से कम होने चाहिए। तो ये 25 सवाल समझने के लिए आपके पास तो पहले से ही अद्वितीय प्रतिभा है, जो आपने हिंदी में लगाया, आपने दूसरे जगह लगाया, आपने संस्कृत पढ़ा। संस्कृत के बहुत सारे चीज नागपुरी में यूज होंगे, जैसे मूल धातु, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। अब संधि नहीं पढ़ेंगे तो समास तो पढ़ेंगे। तो इस आधार पे हमें जानने की जरूरत पड़ती है। तो ये आपके पास है। दूसरा सेगमेंट जो होगा हमारा, सेकंड सेगमेंट जो जिसको आप कहें, इसको कहते हैं शिष्ट साहित्य, या इसको कहेंगे आप मौलिक साहित्य। मौलिक साहित्य, इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें पद्य साहित्य पढ़ेंगे, जिसको आप पोएट्री कहते हैं। अब कहेंगे पोएट्री क्या पढ़ना है मुझे? पोएट्री से क्या होगा? या तो इतिहास है पोएट्री का, ये पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम सब्जेक्टिव की तरह नहीं सोचते, इसमें हम इतिहास पढ़ेंगे। अब इतिहास कहां से शुरू होता है? कब से? नागपुरी पोएट्री कब से? तो आंसर है 1626 से। 1626 से शुरू होता है। किसने शुरू किया? रघुनाथ नृपति ने किया। ये रघुनाथ नृपति कौन थे? तो यह नागवंशी महाराजा थे, इन्होंने शुरू किया, रघुनाथ नृपति ने। अब तब से लेकर आज तक का जो 2022 है, जब तक सवाल आपका चिन्ह सेट नहीं होता है, तब तक का पीरियड है। यहाँ पर अलग सिचुएशन पे अलग अलग जो राइटर्स हैं, जैसे इसको यहाँ पर प्राचीन काल कहिए, प्राचीन काल, यहाँ पर मध्यकाल, और इसको कहिए आधुनिक काल। तो ये तीनों काल की जो उपलब्धियां हैं, कवि, कृति, यह तीनों काल में जो है कवि, कृति,
यह पढ़ना है। तो यह जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाते हैं तो आप यहाँ पर जब पढ़ते हैं तो ये सारी चीज धीरे 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 हमारे बीच में आने लगते हैं। तो हम इस आधार पर देखते हैं कि हमने इसका इतिहास खोला और इस माध्यम से नागपुरी का फैक्ट निकाला। कहेंगे फिर गहराई कहां? तो इतिहास तो गहराई की, क्योंकि हम यहाँ पर विश्लेषण नहीं करते बल्कि डाटा तैयार, कंप्यूटर के भाषा में कहिए कि डेटा, कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, क्या है। इन चीजों को अगर आप देखते हैं तो यही एनालिसिस होगा और इसी एनालिसिस के बल पर हम और आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जरूरत है कि हमें इस रूप में देखने के लिए कि हम किस रूप में इसको देखते हैं। हम इस रूप में देखते हैं कि जिससे इसमें लाभ हो। अब यहाँ पर ये तीनों काल का जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा? कवि प्लस कृति, यही तो देखना है, कवि और कृति। तो यहाँ पर कवि और कृति किस रूप में देखेंगे? आप देखेंगे महाकाव्य के रूप में, महाकाव्य के रूप में, आप देखेंगे खंड काव्य के रूप में, आप देखेंगे गीत के रूप में, आप देखेंगे कविता के रूप में। तो इतना चीज अगर आप देखते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, गीत और कविता, तो आपको यह बात आसान होने लगेगी कि हमें क्या जानना है, हम क्या देखते हैं। तो हम जो चीज देखते हैं उस आधार पे हमें यहाँ पर इसी का रिसर्च करेंगे, इसी का रिसर्च करेंगे, इसी का रिसर्च करेंगे, तब जाके हमें लाभ मिलेगा। तो जब हम यहाँ पर फैक्ट जानते हैं तो जो आप इतिहास पढ़ते हैं, जो झारखंड जीएस पढ़ते हैं, उस तरह से नागपुरी भाषा का जीएस है। यहाँ पर घूम फिर के बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे बीच में आएंगे, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो ऐसे करके हमें जरूरत होगी। तो हम शिष्ट साहित्य में गद्य पद्य भाग से कितना क्वेश्चन निकालेंगे? इन चारों से अगर हम बहुत क्वेश्चन निकालेंगे तो 15 सवाल निकलेंगे। 15 सवाल हमारे बीच में होंगे। इस 15 सवाल के साथ आप जाना है और 15 सवाल आपकी परीक्षा पास कराने के लिए या परीक्षा में अच्छा करने के लिए जरूरी है। तो यह जो पद्य का जो काल था, इसको अगर हटा देते हैं तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे बीच में आता है इसी में, उसको देखिए कि इसमें क्या होगा। तो यहाँ पर तो मध्यकाल नहीं है, आधुनिक काल है। यहाँ पर हम इसको हटा दे सकते हैं कि यहाँ पर हम इतिहास कहाँ देख रहे हैं। तो हम इस रूप में देख रहे हैं कि यहाँ तक हमें जाने की जरूरत है। तो ये जो पद्य वाला भाग को हटा देता हूं मैं, और यहाँ पर देखिए कि अब दूसरा का जो पीरियड आता है या दूसरा जो पॉइंट आता है, उसको गद्य कहा जाता है, गद्य साहित्य। इस गद्य साहित्य में क्या है? इस गद्य साहित्य को आप प्रोज कहिए। प्रोज आप समझते हैं जो लेखक के द्वारा लिखा जाता। जो काव्य लिखा गया था, पद्य लिखा गया था, उसको काव्य कहा जाता। जो कवि लिखता, कवित्री होती है। तो पद्य और कवित्री इस रूप में हमारे बीच में होता है, लेकिन हम तो यहाँ पर तो दूसरे रूप में देखते हैं। अब इस जो यहाँ देखते हैं गद्य में, हम यहाँ पर क्या देखेंगे? निबंध देखेंगे, हम यहाँ पर कहानी देखेंगे, यहाँ पर नाटक देखेंगे, यहाँ पर उपन्यास देखेंगे, निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास। इसके बाद क्या देखेंगे? आलोचना देखेंगे, यहाँ पर हास्य व्यंग देखेंगे, हास्य व्यंग देखेंगे। और क्या देखेंगे? तो यहाँ पर अन्य जो साहित्य है इसको देखेंगे। तो ये सारे साहित्य मिला के आपके गद्य है। अब इसमें जो लिखने वाले हैं वो निबंधकार हो गए, इनके बारे निबंधकार, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार, आलोचक, हास्य व्यंग, तो व्यंगकार वगैरह वगैरह देखेंगे। तो इनका जो डेटा हमारे पास में आएगा वो आपको परीक्षा के लिए जानना चाहिए। जो मैं बताऊंगा आपको पता होना चाहिए कि पिछले 35 साल से ही काम करते रहा। 5-6 साल कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिला। कब? 1987 में 5 साल तक कॉलेज में पढ़ाया। जो 3rd डिवीजन के विद्यार्थी आते थे हमारे, वो 1st डिवीजन पास करके जाने लगे।
क्योंकि नागपुरी में अंक इतना मिल जाता था कि उन्हें डरने की जरूरत, उन्हें समझने की जरूरत, उन्हें कुछ नंबर बढ़ाने की जरूरत स्वतः दिखाई देते थे। तो जिन्होंने नागपुरी रखा उन्होंने अपना कैरियर बिल्डिंग कर लिया। तो यह 1987 की बात है। फिर दौर आया कि मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जीआरएफ बना, पहला जीआरएफ रांची यूनिवर्सिटी का, और वहां से मैंने पीएचडी शोध किया और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग जो स्नातकोत्तर विभाग है उसमें 18 साल तक पढ़ाने का काम किया। तो मैं यह जो मॉनिटरिंग करते रहा, भाषा पर रिसर्च करते रहा, भाषा पर ध्यान देते रहा, तो ये डाटा जो हमारे बीच में है वह आपको काम आएगा। मैं एक समय यूजीसी नेट पढ़ाने के लिए जो विद्यार्थी मेरे पास आते थे मैं उनको देखता था और उनके माध्यम से सैकड़ों सवाल सॉल्व हो जाते थे। तो आज भी मैं कई भाषाओं पर शोध लेख कार्य करता हूं। जिनको परेशानी होती है मुझसे हेल्प लेते हैं और पीएचडी शोध प्रबंध लिखता हूं। तो यह तो दूसरे का काम है, लेकिन मैं मार्गदर्शन करता हूं, बताता हूं कि इसमें ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए। तो मार्गदर्शन करना भी मेहनत है। जैसे मैं अभी आपके साथ जुड़ूंगा तो मैं भी विद्यार्थी ही होऊंगा, मैं यहां शिक्षक की भूमिका में नहीं जुड़ूंगा, आपके तरह विद्यार्थी की भूमिका में जुड़ूंगा और छोटे से छोटे परेशानी को समझ के उसका निराकरण करूंगा। तो नागपुरी पढ़ने में ये गद्य और पद्य जो है यह मिलाकर जो आपका टॉपिक आएगा गद्य प्लस पद्य, इसमें 30 सवाल हमारे बनेंगे। तो 30 सवाल हम लोग देखेंगे। इस 30 सवाल में एक किताब आपका बन केवरा भी आएगा, बन केवरा नामक किताब आएगा जो भाग 1 है, भाग 1 है। तो यह किताब हमारे बीच में आएगा। इस आधार पर हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो यहां पर भागने के लिए नहीं है बल्कि यहां पर संघर्ष करने के लिए। आप एक झलक देखेंगे कहेंगे अरे ये तो बहुत कठिन है। कोई कठिन नहीं है। इसमें जो पद्य भाग दिया गया है इस सारे का एनालिसिस मैंने कर दिया है। आप देखेंगे कि नागपुरी से संबंधित सारे सवालों का जवाब मैंने आपके लिए पहले से ही तैयार करके रखा है और आपको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा आपको स्वतः मिलेगी। तो यह हमारे बीच में अभी से नहीं बल्कि पिछले 3 सालों से योजना चल रही थी कि आने वाला पीढ़ी कम से कम नागपुरी रखे और नागपुरी रखने के बाद अपनी गुणवत्ता को, अपनी दक्षता को, अपने जो टेम्परामेंट है उसको नागपुरी से जोड़े और अपना काम पूरा करे। बंधु यहाँ एक ही काम है, नौकरी लेना। पढ़ाने का काम तो यूनिवर्सिटी करता है। हम आपके साथ इसलिए जुड़े हुए हैं कि कम से कम नौकरी मिले और नौकरी से ज्यादा संतुष्टि कहीं नहीं मिलता। और ये नौकरी भी हमें मेहनत करके मिले, गिफ्ट में नहीं मिले। हम किसी के मोहताज नहीं होंगे कि भाई कोई पैसा से खरीद सकता है। जिनके पास पैसा है उनको इसे खरीदने के लिए मैं नहीं बुलाता। हाँ, सेवा के मामले में थोड़ा सा कुछ ना कुछ आपको हेल्प करने की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग इस आधार पर जाते हैं कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा सेगमेंट जो होता है वह लोक साहित्य का है। इस लोक साहित्य के माध्यम से हम लोग इसको देखते हैं कि लोक साहित्य में क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना है लोकगीत, लोक कथा, लोक सुभाषित। यह हमें पढ़ना है सिलेबस के आधार पर। अब यह गीत में, कथा में, लोक सुभाषित में 3 बातें विशेष रूप से पढ़ना है। मुहावरा, दूसरा क्या पढ़ना है, लोकोक्ति, तीसरा क्या पढ़ना है, पहेली, जिसको आप गांव के भाषा में बुझवेल कहते हैं। यह पढ़ना है। तो यह 3 भाग में ही 15 सवाल आएंगे और इधर के 2 भाग में 10 सवाल आएंगे। तो 15, 10, 25 सवाल तो आपको यही देख रहे हैं कि 25 सवाल हमारे बीच में आ रहे हैं। तो 15 सवाल हम यही करेंगे, 10 सवाल वहां करेंगे। अब इसी लोक कथा और लोकगीत में कुछ और पॉइंट हमारे साथ जुड़ते हैं। इस लोक कथा में 5 लोक कथाएं पढ़नी है। बन हिरनी कर बेटा, अब इसके रोमांच में भूल जाएंगे, आपको लगेगा कि हम एक अलौकिक दुनिया में जा रहे हैं। छोटकी बहुरिया, यह देख रहे हैं। अब देखेंगे इसके बाद क्या, तिरिया चरित,
तिरिया चरित। फिर आप क्या देखेंगे, नावा चांद गोपी चांद, और एक देखेंगे क्या, भाई बहन। भाई बहन, कभी इसी को 7 भाई 1 बहन, कभी कभी इसी को 7 भाई बहन कहा जाता। तो यहां पर 2 कथाएं हैं, 7 भाई बहन। तो इस कथा पर आएंगे तो यहां पर कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन यहां पर आएंगे। तो 5 से 8 क्वेश्चन का सेगमेंट यहां है। अब इस लोकगीत का जो सेगमेंट होगा, इसमें आप राग पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, या हमारे लिए है, इसमें क्या पढ़ेंगे आप, झूमर पढ़ेंगे, डमकच पढ़ेंगे, पावस पढ़ेंगे, फगुआ पढ़ेंगे। तो ऐसे कर करके कुछ कुछ चीजें हम लोग पढ़ेंगे यहां पर। इस फगुआ के बाद क्या पढ़ेंगे, तो उदासी पढ़ेंगे, उदासी। तो यह गीत का जो सेगमेंट है, यहां से आपको 2-3 क्वेश्चन, मतलब पूरे लोक साहित्य से आप मान के चलें कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो 30 इधर उधर, 30 उधर व्याकरण। तो मोटा मोटी आप मान के चलिए कि हम 3 मेजर सेगमेंट्स को जो देखेंगे वो 30 नंबर का सवाल कहीं आएगा। अब जो बचता है, उस बचे हुए सवाल पे हम कहां जाएंगे, तो बचे हुए सवाल पे अगर हमें देखना है तो उसको अन्यान कह सकते हैं, अन्य कह सकते हैं। ये चौथा सेगमेंट जो आएगा अन्य का, तो यहां पर हम क्या देखेंगे, यहीं पर हम संस्कृति देखते हैं। इसी संस्कृति में राग छंद भी आ जाएगा, इसी संस्कृति में अखरा संस्कृति भी आ जाएगा, इसी संस्कृति में नागपुरी समाजशास्त्र भी आ जाएगा। तो ये संस्कृति, अखरा संस्कृति या अन्य जो देखेंगे, यही हमारे बीच में कठिनाई होगा। आपको थोड़ी कठिनाई जरूर होगी, किसमें, तो नागपुरी के शब्दों पर। हमारे और आपके बीच में सबसे बड़ी कठिनाई तो शब्द को लेकर ही होगी कि आप नागपुरी समझते हैं कि नहीं। यह शब्द जो है, यह शब्द हमारे बीच में कैसे आते हैं समानार्थी शब्द। यहां आएंगे, समानार्थी के बाद दूसरा शब्द क्या आएगा, विलोम शब्द। उसके बाद तीसरा शब्द क्या आएगा, श्रुति समभिनार्थक शब्द। श्रुति समभिनार्थक शब्द। चौथा क्या आएगा, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, यह हमारे बीच में आएगा। तो यह जो शब्द है, यही सबसे कठिन होगा आपके लिए। लेकिन आपको इस कठिन ना हो, इसके लिए भी मैंने एक विकल्प ढूंढ लिया है आपके लिए कि अगर आप चाहें तो ये सारे चीज और व्याकरण से संबंधित मैंने एक किताब लिख दी है, नागपुरी भाषा कर मानक व्याकरण। मानक व्याकरण, यह किताब आपके समस्याओं को बहुत हद तक दूर कर देगा, बहुत हद तक। मतलब अब आपको गलती करने के लिए वैसा कोई जगह नहीं है कि मैंने बांध दिया, आपकी गलतियां ऐसा मैं समझता हूं, क्योंकि आप थोड़ा सा सचेत हो जाइएगा तो सारी गलतियां खत्म हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। आपने देखा होगा इसके पहले एक किताब अभी जनवरी में आई है, लेटेस्ट, अभी जनवरी में आई है, 4-5 जनवरी को 2022 मान के चलिए। यह किताब मार्गदर्शन ने सो छापा है। इस किताब में आपको सब कुछ मिल जाएगा। दूसरी किताब जो पहले आई थी, यह आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, यह आना चाहिए, आधुनिक नागपुरी भाषा और साहित्य, यह किताब आएगी। इस दोनों किताब मैंने लिखा है, आप कभी सर्च करें तो पता चलेगा। इस दोनों किताब में मैंने अपने जीवन के सारे अनुभवों को निचोड़ के रूप में रखा है, जो आपको काम आएगा।
तो यहाँ पर बात आती है कि भाई आपने सब कुछ किताबों में रहते हुए भी आप इसकी चीजों का विश्लेषण अगर नहीं कर पाते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए बारीक चीजों का विश्लेषण करने के लिए हम और आप लगे हुए रहते हैं। परीक्षक हमसे ऊपर का चीज सोचता है। परीक्षक यह देखता है कि भी कहां से क्वेश्चन बनेंगे, कहां सहज हैं, कहां कठिन है। तो हम परीक्षक के साथ जूझने के लिए तैयार हैं, आपको संघर्ष कराने के लिए तैयार हैं। आपको चुनौती देता हूं, आप चुनौती को लेते हैं। क्लासरूम है, हम वर्कशॉप क्लास चलाएंगे, हम आपका टेस्ट लेंगे, हम आपके सारे कमेंट्स को जो ऑनलाइन संभव है उस कमेंट्स को अगर देखना है तो वो देखेंगे, उसका निराकरण करेंगे। यहां पर अगर मानसिकता ठीक है आपको पढ़ने पढ़ाने की तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलतियां होंगे। तो इसलिए हम गलती से सीखने के लिए यहां आते हैं और उसी गलती से सीखकर आपको निर्देश देते हैं कि आप इससे बचिए। बच्चा को आप कोई निर्देश देते हैं, कहते हैं कि भाई यह लालटेन जल रही है मत छूना, बच्चा जाके छूता है, हाथ जला लेता है। मैं भी वही चाहता हूं कि आपको भी वो निर्देश का पालन हो कि आप हाथ न जलाएं, आप अपना किस्मत बनाएं। इसलिए हम और आप यहाँ पर लगे हुए हैं अपने आधार पर इस भाषा की चुनौती को स्वीकार करने के लिए। और सचिवालय में जो इतने सारे फॉर्म आएंगे उसके बीच में मैं आपको तैयार करना चाहता हूं कमांडो ट्रेनिंग की तरह। पढ़ने का मतलब कुछ और होता है और ट्रेनिंग का मतलब कुछ और होता है। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि गलती ना हो और विपरीत परिस्थिति में लड़ने का क्षमता डेवलप हो। तो मैं आपकी मानसिकता को मजबूत करना चाहता हूं, आपके संकल्प को सलाम करना चाहता हूं, आपके धैर्य को देखना चाहता हूं जिससे नंबर बढ़े। तो यहाँ पर नागपुरी कोई ऐसी चीज नहीं है कि बाहर से आती है, आप और हमारे बीच में यह स्वतः चली आती है। और उस स्वतः चली आई हुई बातों को हम लोग जब देखते हैं तब पता चलता है कि भाई ये किया जा सकता है, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। यह एक बहुत अच्छी बात है कि यू कैन डू इट। हर स्टूडेंट अगर यह कर ले कि आई कैन डू इट तो मुझे नहीं लगता कि नागपुरी से कोई कठिन विषय आपके लिए हो, सहज विषय कोई होगा। कठिनाई तो है, नदी पार करना कठिनाई है, लेकिन जब आप नदी पार कर जाते हैं बोलते करे चलो हो तो गया, कर तो लिया। कोई आपसे पूछता था कि मैट्रिक कैसे पास किए तो बोलता है अरे बहुत कठिन है, लेकिन जब आप पास कर जाते हैं तो कहता है कि कैसे पास करे, बस तैयारी किया हो गया। तो यहाँ पर तैयारी किया तो यह जज्बा तो आपके अंदर में होगा कि आप तैयारी क्या करते हैं। और यह भी होता है कि आप तैयारी करते हैं तो आपके मार्गदर्शक कौन है, आपके शुभचिंतक कौन है, आपको अच्छा करने के लिए क्या है। मैं भी आपका शुभचिंतक हूं, क्यों, तो समाज बनाने के लिए। आने वाला समय नागपुरी का समाज होगा, नागपुरी इस भाषा में बहुत कुछ करेगी, बहुत कुछ बदलेगी झारखंड की तस्वीर, उसके लिए मैं लगा हुआ हूं। मेरे 30 साल की तपस्या, 35 साल की तपस्या अगर आपके लिए थोड़ा भी फायदा पहुंचाएगा तो मुझे संतोष होगा। अभी तक जितने भी परीक्षाएं हुए हैं उस परीक्षाओं में हमारे विद्यार्थी सहजता के साथ सफल हुए। किसी ने नहीं कहा कि आपने बताया यह हमारे लिए फायदेमंद नहीं हुआ। यहां मैं आपको संघर्ष करने के लिए बात करता हूं। और यह क्लासरूम, अभी कोरोना काल है, लाचारी में हम क्लासरूम छोड़कर आपसे ऑनलाइन मुखातिब हैं। अगर आप क्लासरूम में होते तो मैं आपको संतुष्ट कर सकता हूं, लेकिन फिर भी आपकी मेंटल एबिलिटी जो है उसको ध्यान में रख के कर सकता हूं कि घबराइए नहीं, नागपुरी आपके साथ है, नागपुरी आपको नौकरी दिलाएगी। इस उम्मीद के साथ मैं डॉक्टर सुधीर कुमार राय आपको जुहार करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। आने वाला समय नागपुरी का है, इसके लिए आपको और हमें लगना है, जूझना है, चुनौती को स्वीकार करना है। भाषा की बारीक से बारीक विश्लेषण को हम लेके चलेंगे, वो वाली बात है। तो चलिए नए संकल्प के साथ आप आइए, जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों के साथ मिलकर नागपुरी के बारे में एक परंपरा को विकसित कीजिए। चलिए, जय झारखंड, जय भारत, जय नागपुरी।